हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक, या हम बोलें कि आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट क्या होता है, इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है और इसे हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक का जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में आर्सेनिक जो है वो आर्सेनियस फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है हमेशा कि आर्सेनिक जो है वो आर्सेनियस स्टेट में ही लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक को परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है, और ये आर्सेनियस स्टेट में आर्सेनिक आर्साइन गैस में कन्वर्ट होता है। ये आर्साइन गैस मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर से रिएक्ट करेगी और एक स्टेन प्रोड्यूस करेगी। इस स्टेन का जो कलर है वो येलो टू ब्राउन इन नेचर होगा और जो इंटेंसिटी ऑफ कलर है वो इस पे डिपेंड करेगी कि अमाउंट ऑफ आर्सेनिक कितना प्रेजेंट है। अगर अमाउंट ऑफ आर्सेनिक ज्यादा होगा, अगर अमाउंट ऑफ आर्सेनिक ज्यादा होगा तो जो हमको येलो टू ब्राउन कलर जो मिल रहा है वो भी डार्क इन नेचर का होगा। तो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ आर्सेनिक होगा उतना ज्यादा डार्क कलर मिलेगा। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि इसमें हमने किया क्या है। हमने आर्सेनिक को आर्सेनियस स्टेट में कन्वर्ट किया है, रिड्यूस किया है आर्साइन गैस में, उसके हाइड्राइड में। आर्साइन गैस उसका हाइड्राइड फॉर्म है। ये आर्साइन गैस मर्क्यूरी क्लोराइड या ब्रोमाइड के पेपर से रिएक्ट करेगी और एक स्टेन प्रोड्यूस करेगी। इस स्टेन का जो कलर है वो येलो टू ब्राउन इन नेचर होगा और इसकी इंटेंसिटी जो है, कलर की इंटेंसिटी, वो डार्क होगा या लाइट होगा, वो इस पे डिपेंड करेगी कि अमाउंट ऑफ आर्सेनिक कितना है। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ आर्सेनिक होगा उतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्टली वी डिसॉल्व द सैंपल इन एसिड, और ये एसिड विच कन्वर्ट द आर्सेनिक इम्प्यूरिटी इनटू द आर्सेनियस एसिड और आर्सेनिक एसिड डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंसी ऑफ आर्सेनिक प्रेजेंट इन द सैंपल। जब हम हमारे सैंपल को एसिड में डिसॉल्व करेंगे तो आर्सेनिक किस फॉर्म में प्रेजेंट है, आर्सेनियस एसिड या आर्सेनिक एसिड, डिपेंडिंग अपॉन देयर वैलेंसी। आर्सेनियस एसिड मतलब कि AS3+ और आर्सेनिक एसिड मतलब कि AS5+। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर वैलेंसी वो करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो अगर आर्सेनियस फॉर्म में होगा तो आर्सेनियस एसिड में, और अगर आर्सेनिक फॉर्म में होगा तो आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आर्सेनियस जो ट्राइवेलेंट हम आर्सेनियस फॉर्म देख रहे हैं वो कुछ इस तरीके से होता है, और जब ये एसिड में डिसॉल्व होता है तो ये इस तरीके से एसिड बना लेता है। इसको बोलते हैं हम ट्राइवेलेंट फॉर्म आर्सेनियस एसिड। इसका फॉर्मूला हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, H3AsO3। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए ये तो ट्राइवेलेंट फॉर्म है, आर्सेनियस फॉर्म है आर्सेनिक का। अगर मान लीजिए आर्सेनिक अपने पेंटावेलेंट फॉर्म में प्रेजेंट हो, AS5+ में प्रेजेंट हो, तो उसे हम किस तरीके से लिखेंगे। तो AS5+ को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये पेंटावेलेंट फॉर्म है आर्सेनिक का, जिसको हम आर्सेनिक फॉर्म बोलते हैं। जब आर्सेनिक फॉर्म एसिड में डिसॉल्व करेंगे तो वो आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जैसे कि आर्सेनियस फॉर्म में होते हैं, प्लस यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा H3AsO4। सो दिस सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद द रिड्यूसिंग एजेंट। जब हम इस एसिडिक सॉल्यूशन को किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट भी कराते हैं
वो इसलिए कराते हैं कि मान लीजिए कि जो इम्प्योरिटी में प्रेजेंट हमारा आर्सेनिक कन्वर्ट होता है आर्सेनिक एसिड में, तो उसे हमें कन्वर्ट हो करना पड़ेगा आर्सेनियस फॉर्म में। तो जैसा हमने प्रिंसिपल में ही बोला था कि आर्सेनिक सिर्फ आर्सेनियस फॉर्म में ही उस आर्साइन गैस में कन्वर्ट होगा। हम उसको आर्साइन गैस में तभी कन्वर्ट पाएंगे और तभी वो हमारे लिमिट टेस्ट में यूजफुल होगा। तो इस आर्सेनिक एसिड को आर्सेनियस फॉर्म में, मान लीजिए कोई इंप्योरिटी जो आर्सेनिक है वो आर्सेनिक एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो फिर उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा आर्सेनियस फॉर्म में। तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? बाय रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हम कौन कौन से यूज करते हैं? स्टेनस क्लोराइड यूज कर सकते हैं और पोटेशियम आयोडाइड का यूज कर सकते हैं इन IPN BP and first sulfurous acid in USP is also specified। तो ये क्या करेंगे? पेंटावेलेंट आर्सेनिक एसिड को ट्राइवेलेंट आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। जब आर्सेनिक अपने आर्सेनियस फॉर्म में एसिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस आर्सेनियस एसिड को फिर हम उसके हाइड्राइड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जो कि एक गैस है, आर्साइन गैस। सो ये हम कन्वर्जन कैसे करेंगे? आर्सेनियस एसिड इज ट्रीटेड विद द नेसेंट हाइड्रोजन। जब हम आर्सेनियस एसिड और नेसेंट हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे तो वो अपने हाइड्राइड में, जो कि आर्साइन गैस है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ये नेसेंट हाइड्रोजन जो हम देख रहे हैं, ये हमें कहाँ से मिलेगी? ये मिलती है जिंक और HCl की रिएक्शन से। जब हम मेटेलिक जिंक को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जिंक जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। इसी नेसेंट हाइड्रोजन को हम, ये जो नेसेंट हाइड्रोजन इस रिएक्शन में बनेगी, यही नेसेंट हाइड्रोजन हम यहाँ पे यूज करते हैं। और इस नेसेंट हाइड्रोजन के थ्रू आर्सेनियस एसिड अपने गैसियस फॉर्म के हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका नाम है आर्साइन गैस। ये आर्साइन गैस ही फिर स्टेन प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो यहां तक हमको क्लियर हो चुका है। हम अब आगे देखते हैं कि इसमें फिर अब ये आर्साइन गैस स्टेन प्रोड्यूस कैसे करती है। आर्साइन गैस स्टेन प्रोड्यूस कैसे करेगी? तो आर्साइन गैस जो कि हाइड्राइड है आर्सेनियस एसिड का, वो मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर से रिएक्ट करेगा, और ये गैस जब इस मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर से रिएक्ट करेगी तो एक येलो कलर का स्टेन प्रोड्यूस करेगी। इस स्टेन का जो नाम है वो है मर्क्यूरिक आर्सेनाइड। इसका नाम है मर्क्यूरिक आर्सेनाइड। तो इसकी रिएक्शन कुछ ऐसे होती है, AsH3 जो कि आर्साइन गैस है, ये HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा और HgAsH2 का उल्टोवाइज कन्वर्ट कर देगा, प्लस 2HCl भी बनाएगा। इस रिजल्ट के कारण येलो टू ब्राउन कलर का एक हमको वो मिल रहा है स्टेन। और मैंने जैसे अपन ने पहले ही बोला था कि स्टेन की इंटेंसिटी इस बात पे डिपेंड करेगी कि अमाउंट ऑफ आर्सेनिक कितना है, क्वांटिटी ऑफ आर्सेनिक या अमाउंट ऑफ आर्सेनिक के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि आर्सेनिक लिमिट टेस्ट में हम किस तरीके का प्रिंसिपल इन्वॉल्व है। तो मैं यहाँ पे एक बार सिर्फ समराइज कर देता हूँ कि आर्सेनिक अपने आर्सेनियस फॉर्म में ही उसके एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा जब हम उसे एसिड में मिलाएंगे। यह एसिडिक में अगर वो आर्सेनियस फॉर्म में नहीं है और अगर वो अपने पेंटावेलेंट फॉर्म आर्सेनिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम उसे ट्राइवेलेंट फॉर्म में विद द रिड्यूसिंग एजेंट कन्वर्ट करेंगे। फिर इस आर्सेनियस एसिड का रिएक्शन हम नेसेंट हाइड्रोजन से कराएंगे। ये नेसेंट हाइड्रोजन जो है आर्साइन गैस को प्रोड्यूस करेगा। इस आर्साइन गैस को हम रिएक्ट कराएंगे HgCl2 के साथ, जो कि एक येलो कलर का स्टेन प्रोड्यूस करेगा। तो ये ओवरऑल प्रिंसिपल था आर्सेनिक लिमिट टेस्ट का। अब हम इसका देखते हैं एपरेटस। आर्सेनिक लिमिट टेस्ट का एपरेटस सभी तरह की लिमिट टेस्ट के एपरेटस से एकदम यूनिक है। ये यूनिक क्यों है? क्योंकि
इस तरह का एपरेटस और किसी भी लिमिट टेस्ट में यूज नहीं होता है। इस एपरेटस का जो नाम है वो है गडजेट एपरेटस। ये गडजेट एपरेटस के कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि हमको पढ़ने होते हैं। तो ये एक एपरेटस है जो कि एक 100 ml का बॉटल जिसमें है। ये बॉटल कॉनिकल फ्लास्क जैसा भी हो सकता है। इस बॉटल के ऊपर एक रबर और ग्लास का स्टॉपर लगा हुआ है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये रबर और एक ग्लास का स्टॉपर है और इससे एक ग्लास ट्यूब पास हुई है जिसकी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर इंटू 5 mm है। तो ये एक ट्यूब जो है वो हम देख रहे हैं कि ये ग्लास ट्यूब इसके आर पार गई हुई है जिसकी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर इंटू 5 mm है। तो ये 5 mm इसका यहाँ से डायमीटर हम ये देख रहे हैं और इसकी टोटल लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर। लोअर पार्ट ऑफ द ट्यूब हैव ए इंटरनल डायमीटर ऑफ 1 mm। जो नीचे का ये लोअर पार्ट है ट्यूब का वो 1 mm का होता है। एंड 15 mm फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्लास ट्यूब देयर इज अ लेटरल ओरिफिस ऑफ 2 to 3 mm इन डायमीटर। ये जो हमने टिप ऑफ द ग्लास ट्यूब से जो हम देख कह रहे हैं कि ग्लास ट्यूब के टिप से 15 mm की हाइट पर, मतलब इससे 15 mm की हाइट पर यहाँ पे एक ओरिफिस हमको दिख रहा है, छोटा सा एक पॉइंट दिख रहा है, एक होलो ट्यूब छेद सा दिख रहा है। इस ओरिफिस की जो डायमीटर होगी वो 2 से 3 mm होगी, 2 to 3 mm होगी। और ये लेटरल ओरिफिस शुड ऑलवेज बी एट लीस्ट 3 mm बिलो द लोअर सरफेस ऑफ द स्टॉपर। इस ओरिफिस को जब भी हम इस रखेंगे तो इस स्टॉपर के लोअर सरफेस से 3 mm के नीचे होना जरूरी है। तो अब हम आगे देखते हैं कि अपर एंड ऑफ द ट्यूब शुड हैव परफेक्टली फ्लैट सरफेस। तो इस ट्यूब का जो अपर पार्ट है, ये जो अपर पार्ट है ये एकदम फ्लैट सरफेस होना चाहिए और एक सेम डायमीटर का इंटरनल जिसका डायमीटर सेम हो उससे हम इसके ऊपर रखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे एक पार्ट दूसरा जो है वो सेम इंटरनल डायमीटर का उसके ऊपर रखा और इन दोनों पोजीशन को हम इसी पोजीशन में हेल्ड करे रखेंगे। इन दोनों पोर्शन को इसी पोजीशन में हेल्ड करे रखेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग और एक क्लिप की सहायता से, एक स्प्रिंग की सहायता से हम उसे इसी पोजीशन में हेल्ड करके रखेंगे। तो ये एपरेटस के कुछ स्पेसिफिकेशंस थे, इसमें और भी हैं जो हम देख लेते हैं। तो ये लेबोरेटरी का जो एपरेटस है वो कुछ हमको इस तरीके से दिखता है जैसे हम ये देख रहे हैं। और भी बहुत सारे शेप और साइज के डिजाइन के एपरेटस आते हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्लिप के थ्रू इसे होल्ड किया गया है। ये एक 20 सेंटीमीटर की ट्यूब है, इसका लोअर पार्ट में एक लोअर लेटरल ओरिफिस है, यहाँ पे हम एक फिल्टर पेपर प्लेस करेंगे। तो लोअर ट्यूब इंसर्टेड a lead acetate cotton or a paper and a mercury chloride paper is placed between the flat surface। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लेड एसिटेट कॉटन का एक यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब इस ट्यूब में यहाँ पे हम एक लेड एसिटेट कॉटन, लेड एसिटेट से भीगा हुआ एक कॉटन प्लग इसमें इंसर्ट करेंगे जो कि लूजली होगा। उसमें ऐसा होना चाहिए कि वो गैस उससे पास हो जाए। फिर एक मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर को यहाँ पे हम प्लेस करेंगे बिटवीन दिस टू सरफेस। इन दोनों सरफेस के बीच में जहाँ पे आपको ये गैप दिख रहा है, यहाँ पे एक मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर को हम इस तरीके से रखेंगे और ये ऊपर के स्लाइड को हम से होल्डिंग पोजीशन में रख देंगे विद द हेल्प ऑफ क्लिप और स्प्रिंग की चीज की भी सहायता से। तो ये ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है इसके एपरेटस का। इसका एपरेटस बहुत यूनिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि हम इसके एपरेटस के स्पेसिफिकेशंस को अच्छे से याद रखें और ये ध्यान रखें कि इसको हमको किस तरीके से यूज करना होता है। अब इस पूरे ओवरऑल प्रिंसिपल और इस एपरेटस के डिस्कशन से हमको कुछ क्वेश्चन जनरेट होते हैं। पहला ये कि स्टेनस क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड का यूज क्यों किया। तो हमने प्रिंसिपल में देखा था कि इसका यूज हमने इसलिए किया क्योंकि हम अगर आर्सेनिक एसिड प्रेजेंट हो तो हम उसे आर्सेनियस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। फिर जिंक और HCl का यूज हमने क्यों किया। जिंक और HCl जो है, मेटेलिक जिंक और HCl हम इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि नेसेंट हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो सके। नेसेंट हाइड्रोजन से ही हम
आर्सेनियस एसिड को आर्साइन गैस में कन्वर्ट करते हैं। अब अभी हमने ये देखा कि हम एक लेड एसीटेट का भीगा हुआ कॉटन जो है apparatus के लोअर ट्यूब में हम इंसर्ट कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो जिंक मेटल हम यूज करते हैं उसमें सल्फाइड की इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है। किसकी प्रेजेंट होती है? सल्फाइड की इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती है। तो जब हम इस जिंक और HCl की रिएक्शन कराते हैं तो इसके साथ सल्फाइड और HCl की रिएक्शन भी होती है और वो हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो हाइड्रोजन सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? इससे हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S हमको गैस मिलेगी। ये H2S गैस क्या करती है? मर्क्यूरी क्लोराइड के पेपर पे स्टेन प्रोड्यूस कर देती है, जिसके कारण हमको सही रिजल्ट्स नहीं मिल पाते। तो इस गैस को इंटरप्ट करने के लिए, इस गैस को शो करने के लिए हम लेड एसीटेट कॉटन का यूज करते हैं, ताकि ये लेड एसीटेट कॉटन जो है इस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को अपने में सोख ले और ऊपर सिर्फ आर्साइन गैस ही जाए और वहां पे स्टेन जो प्रोड्यूस हो वो सिर्फ आर्साइन गैस का ही हो, जो कि मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ करेगा और वो येलो इन कलर होगा। फिर एक और क्वेश्चन हमको होता है कि हम ग्रेनुलेटेड जिंक क्यों यूज करते हैं? तो ऑर्डिनरी जिंक के बजाय हम इसमें ग्रेनुलेटेड जिंक इसलिए यूज करते हैं ताकि हमको जो नेसेंट हाइड्रोजन इन दोनों की रिएक्शन से मिल रहा है, HCl के साथ इसकी रिएक्शन से, जिंक की और HCl की रिएक्शन से हमको नेसेंट हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। तो ग्रेनुलेटेड जिंक यूज करने से इस नेसेंट हाइड्रोजन का सप्लाई स्टेडी और प्रोलॉन्ग होता है, एक समान होगा और लंबे समय तक होगा। ये इसलिए जरूरी है कि अगर ये स्टेडी और प्रोलॉन्ग नहीं होगा तो हम मैक्सिमम आर्सेनियस एसिड को आर्साइन गैस में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और आर्साइन गैस कंप्लीटली कन्वर्टेड नहीं होगा तो हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन है कि ट्यूब में हमने एट द बॉटम हमने लेटरल ओरिफिस दिया था, एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ था, तो वो हमने क्यों दिया है? मैं आपको दिखा देता हूं कि वो हमने कहाँ दिया था। ये लेटरल ओरिफिस जैसे हम देख रहे हैं, ये लेटरल ओरिफिस हमने क्यों दिया है? तो इस लेटरल ओरिफिस को यूज क्यों किया गया है, इसका आंसर भी हमको देना होता है कि लेटरल ओरिफिस इज प्रोवाइडेड इन एपरेटस। व्हाई? ये इसलिए कि जब आर्साइन गैस का फॉर्मेशन होता है तो उसके साथ साथ वाटर वेपर्स भी जनरेट होती है। तो जब वाटर वेपर्स जनरेट होती है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा एपरेटस पे ले जाता हूं ताकि आप समझ सकें। जब वाटर वेपर्स जनरेट होती हैं तो वो इस आर्साइन गैस के साथ इस ट्यूब में ऊपर की तरफ जाएंगे। चूंकि ये ट्यूब बहुत नैरो है, 5 mm का ही डायमीटर है, तो वाटर वेपर कंडेंस होंगी और नीचे आने लग जाएगी वापस। तो अगर हम ये लेटरल ओरिफिस नहीं देंगे तो जो आर्साइन गैस को जाने के लिए जो जगह है वो सिर्फ, और जो वाटर वेपर को आने की जो जगह है वो सिंगल एक पॉइंट से ही होगा। तो लेटरल ओरिफिस देने से ये होता है कि अगर वाटर वेपर इधर से कंडेंस होके इस पॉइंट से, टिप से अगर वो नीचे आ रही है तो इस वाले पॉइंट से आर्साइन गैस जो है वो लेटरल ओरिफिस से आर्साइन गैस जो है वो ऊपर की तरफ जा सके। That's why we gave an additional hole in the tube at the just above the bottom of the tube, है ना? हमने उसके बॉटम से बिल्कुल जस्ट एक छोटा सा ओरिफिस इसलिए दिया है जिसको हम लेटरल ओरिफिस दे बोल रहे हैं। इसका कारण यही है ताकि आर्साइन गैस जो है वो कंडेंसेशन के कारण एंटर, ऐसा ना हो कि वो भी कंडेंस हो जाए और वो ऊपर ना जा सके। तो ये कुछ कारण थे जो कि हमने इसमें देखे कि एपरेटस में हमने, और उसके प्रिंसिपल में कुछ रीजनिंग प्रोड्यूस हुई, उनका आंसर हमने देखा। अब हम इसका देख लेते हैं प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर बहुत सिंपल है। इस प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि 2 गटजेट एपरेटस लेंगे, एक में हम सैंपल सॉल्यूशन बनाएंगे और एक में हम 10 ppm का आर्सेनिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेंगे, वो भी 1 ml लेंगे। इन दोनों में हम 5 ml 1 मोलर पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे और 10 ग्राम जिंक AST डालेंगे। AST का मतलब होता है इट इज टेस्टेड for arsenic and it is free from the arsenic. The zinc should be free from the arsenic.
ठीक है, तो ऑल द केमिकल्स और रिएजेंट विच वी आर यूजिंग इन दिस लिमिट टेस्ट शुड बी फ्री फ्रॉम द आर्सेनिक। ये सभी जो हैं, जितने भी केमिकल हम रिएजेंट यूज करेंगे इस लिमिट टेस्ट में, वो सभी आर्सेनिक की इंप्योरिटी से फ्री होना जरूरी है। जब हम इसमें सैंपल सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन और जिंक ले लेंगे, तो इसे वाटर बाथ पे इमर्स करेंगे एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर पे, और इस टेम्परेचर को हमको इतना रखना है कि जो आर्सेन गैस का इवोल्यूशन है वो यूनिफॉर्मली होता रहे। आफ्टर दी 40 मिनट्स इसको इसी टेम्परेचर पे यूनिफॉर्मली गैस के इवॉल्व होने के बाद हम दोनों पेपर को कंपेयर करेंगे। जो हमने दोनों एपरेटस में मर्क्यूरी क्लोराइड का पेपर लगाया होगा एट द टॉप, उन दोनों पेपर के स्टेन को हम कंपेयर करेंगे। जैसे कि कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप डायग्राम देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का स्पॉट आता है एक सेंटर में, क्योंकि हम एक ट्यूब यूज करते हैं तो उस ट्यूब का एक राउंड शेप आता है, और जहां जहां पे ट्यूब है उसी से हमको स्पॉट मिलता है। ठीक है, आसपास से थोड़ा सा बर्निंग हमको मिल जाता है। तो ऑल द ये जो भी हमको स्टेन प्रोड्यूस होंगे दोनों टेस्ट सॉल्यूशन पे और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के उस पे, उनको हम कंपेयर करेंगे और ये पता लगाएंगे कि कितना अमाउंट ऑफ आर्सेनिक हमारे सैंपल में प्रेजेंट है। अगर टेस्ट की कलर की इंटेंसिटी इसके स्पॉट की कम होगी तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें आर्सेनिक की इंप्योरिटी कम है एज कंपेयर टू दी स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड अगर डार्क इन नेचर है और टेस्ट अगर लाइटर है, तो अगर इसका उल्टा है, टेस्ट में कलर डार्क है और स्टैंडर्ड में कलर कम है, तो इसका मतलब ये कि टेस्ट में इंप्योरिटी ज्यादा है और उसमें आर्सेनिक इंप्योरिटी बहुत ज्यादा है। अगर हमारे स्टैंडर्ड की तुलना में, तो हम उसे फिर फर्दर यूज नहीं करते। तो हम कुछ इस तरीके से लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक को परफॉर्म करते हैं, और इसके एपरेटस और इसके प्रिंसिपल के बारे में हमें पढ़ना होगा। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट उसमें हम फिर कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।